हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे जहाँ हम पिछले क्लास में एंड किए थे। पिछले क्लास में एक चार्जिंग का फेनोमेना पढ़ाया गया था, इंडक्शन के फेनोमेना को बताया गया था, पूरा हम डिटेल में समझा भी दिए थे और इंडक्शन के बारे में हम लोग लिख लिए थे इंडक्शन के फेनोमेना को। लेकिन इंडक्शन के फेनोमेना में स्टेप छूट गया था, जो हम बोले थे कि जब कभी भी हम मिलेंगे तो वो स्टेप बोर्ड के ऊपर लिख देंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और समझाने की जहाँ तक बात है, हम पिछले क्लास में सारा कुछ समझा दिए हैं, तो वो जो भी स्टेप आपको कॉपी में मेंशन करना है उसमें से 2 स्टेप ये है और 2 स्टेप जो है वो भी हम बोर्ड के ऊपर लिख देंगे, आप उसे भी अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। तो देखिए जरा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको रीड आउट करते हैं और आप इसको पॉज करके फाइनली लास्ट में अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप देखिए जरा क्या है, होल्ड द मेटल स्फीयर ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड ब्रिंगिंग ए नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज भी आता है और कभी नेगेटिव चार्ज भी आता है, डिपेंड करता है कि प्लास्टिक रॉड को किससे आप रब करवा रहे हो। तो ये प्लास्टिक रॉड है, हमने एज्यूम किया इस रॉड पे क्या है, इस पे जो चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज है। अब ये बॉडी कैसा है, न्यूट्रल। ये बॉडी कैसा है, ये बॉडी है न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी नेट चार्ज कितना है, Q नेट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर नेट चार्ज जो है ना वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये प्लास्टिक रॉड इसमें से किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बोलेंगे ये प्लास्टिक रॉड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसको, पॉजिटिव को, और किसको दूर भेजेगा, निगेटिव चार्ज को भेज दिया। ये देखिए इंसुलेटर, तो इसके आगे लिखा हुआ है The free electron of the sphere repelled to the farther end, मतलब ये जो है ना, ये माइनस जो है ना, इस माइनस को रिपेल करता है। इसके बाद लिखा गया नियर एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस एंड पे जो है ना, इस एंड पे कौन सा चार्ज हमको ज्यादा दिखता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी आ गया, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, इससे दूर चला गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो यहाँ किसकी कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन की जैसे यहाँ कमी आया तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज। किस एंड पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, बोलेंगे इसके जस्ट अपोजिट एंड पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो ये दिखा, ये पॉजिटिव दिखा, ठीक। ये अभी क्या ये चार्ज बढ़ी नहीं, अभी तो अनचार्ज है क्योंकि नेट चार्ज कितना है, 0। स्टेप 2 देखिए, अब स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, अर्थ कर देते हैं। जैसे हम लोग अर्थ करते हैं ना, यहाँ का निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में। और अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो यहाँ रहता निगेटिव, यहाँ रहता पॉजिटिव, तो उस केस में अर्थ से इलेक्ट्रॉन आता और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता, न्यूट्रल, ठीक। अब देखिए ये है स्टेप, ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 2 की तरफ आइए। स्टेप 2 में व्हेन द फार एंड ऑफ द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय ए कनेक्टिंग वायर, ये जो है ना वायर है, ये जो है वो क्या है, ये है वायर, ये है वायर। वायर से अर्थ कर दी, जैसे अर्थ करेंगे इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो टू द ग्राउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, वही लिखे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेप नंबर 2 था, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। फिर हम स्टेप 3 इसके ऊपर लिख देते हैं, आप उसे भी नोट कर लीजिएगा, उसको भी हम रीड आउट कर देंगे। और फाइनली जो एक स्टेप बचेगा वो है स्टेप 4, जिसे हम नीचे लिखेंगे। तो ये स्टेप जो है ना वो ओवर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 को हम एक बार रीड आउट कर देते हैं, क्योंकि हम समझा चुके हैं पहले भी। देखिए जरा ध्यान से, व्हेन द स्फीयर इज डिस्कनेक्टेड टू द ग्राउंड, मतलब हम लोग जो स्फीयर को ग्राउंड से डिस्कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड से क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट, मतलब ग्राउंड से जब डिस्कनेक्ट हम लोग करते हैं तो वहां एक चीज ध्यान रखते हैं, डिस्कनेक्ट करते समय
इस रॉड को यही रखेंगे, इस रॉड को हम लोग हटा के तब डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको हटा के डिस्कनेक्ट करेंगे ना तो माइक्रो मिली सेकेंड में जो है ना, माइक्रो मिली सेकेंड में यहाँ का जो प्लस चार्ज है ना अर्थ से माइनस आके इसको न्यूट्रल कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी के नियर में रखते हैं, जिससे ये चार्ज इसको क्या करके रखता है, पकड़े रखता है। अब ये पकड़ के रखा और इसको इससे जो पहले आप देखे थे ग्राउंड किया हुआ था वायर, उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं। वही लिखा गया, इट्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ द नियर एंड रिमेन्स हेल्ड, मतलब ये जो है नेगेटिव चार्ज इससे क्या रहता है, कहीं ना कहीं इसके थ्रू ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ रहता है, इसके कारण ये बंधा हुआ रहता है, मतलब ये इसको पकड़े हुए रहता है। हेल्ड देयर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ एक्सटर्नल चार्जेस, मतलब ये जो एक्सटर्नल चार्ज है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, कूलम्ब फोर्स, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसके ऊपर लगा के इसको खींच रखा है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप में हम इसको हटा लेते हैं। जैसे इसको हटाएगा तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लिखा गया व्हेन प्लास्टिक रॉड रिमूव्ड पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्फीयर, मतलब इसके अंदर का सारा पॉजिटिव चार्ज सब जो है ना वो एक दूसरे को रिपेल करके कहां चला जाता है, सरफेस पे, सरफेस के बाहर नहीं जाता है। क्यों, इसलिए कि बाहर क्या है, इंसुलेटर, तो उसी जगह तक ये रह जाता है। अब ये सब के भी जो डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल, क्यों, क्योंकि ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा, ये भी इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर, फिर ये भी इसके ऊपर, मतलब ये सारा जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे है, सब गैपिंग जो है ना वो सारा इक्वल होता है। तो अब जरा देखिए आप, क्या अनचार्ज बॉडी जिसके पास Q नेट 0 था, क्या वो चार्ज हुआ या नहीं, बिल्कुल हो गया। इस पहले ये अनचार्ज था, अब ये कौन सा बॉडी बन गया, चार्ज बॉडी बन गया। तो अब अनचार्ज को चार्ज कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर अगर यहां हम पॉजिटिव चार्ज लेते तो क्या होता। अरे भाई, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लेते ना, यहाँ अगर पॉजिटिव लेते तो नेगेटिव वाले को खींचता, इस एंड पे क्या आता, पॉजिटिव, फिर अर्थ जब करते तो ग्राउंड से नेगेटिव आके इस प्लस को क्या कर देता, न्यूट्रल, और जैसे न्यूट्रल करता फिर उसको हम लोग इसको पकड़े रहते और ग्राउंड वाले वायर को कट कर देते। जैसे कट करते तो उसके बाद इसके अंदर सिर्फ, और इसको फिर हटा देते, इसके अंदर क्या बचता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। वो सारा चार्ज कहाँ जाके रुक जाता, बोलेंगे सर वो जाके एंड पे, मतलब लास्ट स्फीयर के सरफेस पे जाके रुक जाता। बेसिकली ये सारा चार्ज जो है ना वो सरफेस पे है, कहाँ है, एंड वाली, मतलब ये जो स्फीयर है यहाँ पे सारा चार्ज है, लेकिन सिर्फ यहाँ दिखाते हैं हम। तो सारा चार्ज कहाँ दिखेगा हमको, एंड पे दिखेगा। तो जो ये चार्ज अनचार्ज बॉडी था वो क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। तो आप ये भी समझ ही गए। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे ना वो देखेंगे डिफरेंस, किसके किसके बीच, हम डिफरेंस देखेंगे चार्ज और मास के बीच, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो है ना ये दोनों के बीच डिफरेंस भी कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग जो है ना डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कूलम्ब का लॉ, मतलब कूलम्ब साहब जो लॉ दिए ना उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बोर्ड के ऊपर जो है ना हम सबसे पहले वो सारी बात को, यानी वो सारा जो भी डिफरेंस है उसको बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर उसको हम लोग समझ भी लेंगे। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर हम डिफरेंस देखें। कुछ डिफरेंस लिखा गया किसके किसके बीच, चार्ज और मास के बीच। जरा ध्यान दीजिएगा, चार्ज और मास के बीच डिफरेंस लिखा गया है। बारी बारी से हर एक डिफरेंस को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और बस सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए पहले इधर है चार्ज, इधर क्या है मास। पहला डिफरेंस है कि चार्ज जो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। जीरो का क्या मीनिंग कि बॉडी के ऊपर चार्ज है लेकिन नेट कितना है, जीरो। जैसे कोई सा कंडक्टर उठाओ, कोई सा बॉडी उठाओ, कोई सा कंडक्टर उठाओ, कोई सा बॉडी आप ले लो, इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, जो भी हो, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम छूते हैं तो हमको शॉक लगता है क्या, नहीं, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, जीरो। ये बात तो समझ ही गए। दूसरा पॉजिटिव, अगर किसी बॉडी से आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो जिससे निकालोगे
वो बडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बडी। ये भी आप समझ गए। फिर क्या है निगेटिव, यानी जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकाले वो पॉजिटिव और जिस पे गया वो कैसा होगा निगेटिव चार्ज बडी। तो चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब आ जाइए इधर, मास कैसा होता है ऑलवेज पॉजिटिव। कभी हम लोग ऐसा नहीं सुने हैं कि मास जो होता है ना -10 kg, हमेशा हम लोग मास बोलते हैं 10 kg 20 kg 30 kg। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर आइए आप, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज जो होता है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ये बात हम जब चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे वहां भी हम समझाए और लिखाए भी हैं कि चार्ज जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, तो इसका जवाब है स्पीड से। बट मास जो है ना वो स्पीड से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मास जो है ना वो स्पीड पे डिपेंड करता है। एक इक्वेशन आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए आप, m इज इक्वल टू m0 डिवाइड √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। जहां m0 क्या है बोलेंगे रेस्ट मास। m0 क्या है, m0 जो है ना वो कौन सा मास है, रेस्ट मास। m0 है रेस्ट मास और m जो है वो मूविंग मास है। m कौन सा मास है, मूविंग मास। m जो है वो कौन सा मास है, मूविंग मास। लेकिन मूविंग मास कब बोलेंगे, तब जब ये क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, कौन, मास। और v क्या है, स्पीड है किसका, बोलेंगे सर स्पीड है जो मास मूव कर रहा है। और c क्या है, बोलेंगे c सर स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम या एयर। यानी c जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जरा ध्यान सुनिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ये स्पीड है यानी c है। और v क्या है, मास यानी स्पीड किसका, m मास का, यानी स्पीड किसका, ये m जो है, सॉरी ये जो m है वो स्पीड किसका है, इस मास का, यानी v जो है स्पीड है किसका, मास का। तो सारे टर्म को यहां लिख दिया गया। तो जरा देखिए इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मास है ना वो डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे। क्या पर इसके लिए कोई इक्वेशन है क्या, इसके लिए कोई इक्वेशन है, नहीं है। और हम देखे भी कि किसी स्पीड से आप फेंको, किसी स्पीड से चार्ज को आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करो, तो कभी भी इस चार्ज के स्पीड में, सॉरी कभी भी किसी तरह का स्पीड रखिए आप, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इस केस में अगर आप स्पीड किसी मास का ज्यादा या कम कर दिए, उससे उस मास पे इफेक्ट आ जाएगा। जब स्पीड बढ़ेगा ना तो ये मास घट जाएगा। मतलब मूविंग मास का स्पीड रेस्ट मास के स्पीड से क्या होता है, बोलेंगे कम होता है, और रेस्ट मास क्या होता है, वो ज्यादा होगा। तो ये इक्वेशन से हमको समझ में आता है। अब अगर हम लोग, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े, काइनेमेटिक्स में स्पीड बेसिकली रहता था कितना, 50 30 ऐसे कुछ रहता था मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में, और ये जो है ना c, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये कितना होता है, तो इसका जवाब है ये होता है 3 × 10 × 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्लास 10th में भी पढ़े ही होंगे जब आप पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये स्पीड है। अब जरा सोचो यहाँ इसको हम रख दें, और यहाँ जो अगर आपका स्पीड थोड़ा सा स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रखोगे, ये कितना है 3 × 10⁸। तो ये जो वैल्यू है ना वो क्या आएगा, बोलेंगे टेंड्स टू 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो √1 - 0 1 होगा। अब m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m0। तो स्पीड अगर कम रहता है, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े, तो मास, कोई बॉडी अगर मूव भी कर रहा था तो हम लोग मास जो है ना उतना ही लेते थे जितना बॉडी का दिया हुआ था। क्यों, क्योंकि ज्यादा स्पीड वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता था। आप देखिए वो हर एक क्वेश्चन उसमें स्पीड कितना है, इसके कंपैरिजन में काफी कम होगा। तो ये हाँ, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके मास में चेंजिंग आ जाता है। तो ये है इक्वेशन जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हाँ सच में जो मास होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। लेकिन जो चार्ज है
वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था सेकंड का। अब आ जाइए थर्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मीनिंग? किसी बॉडी से जब भी चार्ज निकलेगा तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या कभी भी ये 5/2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? कभी भी 9/2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? नहीं निकलेगा। तो ऐसा देखा गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। आप पढ़े थे Q = N × E, वो भी, ये भी क्लियर हो गया। यहां आ जाइए, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। कोई सा बॉडी है उसके पास मास है, आप थोड़ा सा निकालो, ज्यादा निकालो और ज्यादा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कितना निकालना इतना ही निकलेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना इच्छा उतना ही निकाल सकते हो आप। तो ये मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। अब आ जाइए फोर्थ नंबर, चार्ज इज कंजर्व। इस नेचर में चार्ज जो होता है ना वो कंजर्व होता है। चार्ज कैसा होता है? इस नेचर में चार्ज जो है वो कैसा रहता है? कंजर्व। एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे बॉडी पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव। तो उस होल का, हम बोले थे आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा होता है? बोलेंगे सर हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होता है। तो चार्ज जो है ना इस यूनिवर्स का कंजर्व रहता है। बस होता क्या है, एक बॉडी से निकला, दूसरे बॉडी पे गया, दूसरे बॉडी से आया, तीसरे बॉडी पे गया, मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो ये आप समझ ही गए। लेकिन मास जो है ना वो कंजर्व नहीं रहता है। आप आइंस्टीन का एक इक्वेशन पढ़े होंगे, E = ध्यान दीजिएगा, E = mc²। हम इसको रफ कर देते हैं। आप अपने नोट में अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप कहीं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ रहेगा तो क्या दिक्कत है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर बात करें हम लोग किसके ऊपर? मास के ऊपर। मास जो है ना वो कंजर्व नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है मास कंजर्व? मास कंजर्व क्यों नहीं रहता है? चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। हम एक आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़े थे, E = mc²। अगर याद हो तो, नहीं तो फिर हम यहां लिख ही रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आइंस्टीन का इक्वेशन है E = mc²। E = mc²। ये एनर्जी मास रिलेशन है। मतलब मास को अगर आप चाहो तो क्या बना सकते हो? एनर्जी। और एनर्जी को चाहो तो आप क्या बना सकते हो? मास। तो मास इज नॉट कंजर्व। अरे मास को डिस्ट्रॉय किया जाए तो क्या मिल सकता है? हमें एनर्जी मिल सकता है। तो मास जो है ना इस नेचर में कंजर्व नहीं रहता है। ये आगे भी पढ़ना है आपको। चलिए तो ये अब आ जाइए पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे आपको मालूम ही होगा, आप क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। दो चार्ज अगर सिमिलर हो तो रिपल्सन होगा और डिसिमिलर हो तो अट्रैक्शन होगा। तो वही इसलिए लिखा गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टैटिक। स्टैटिक होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और मूविंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। यहां आ जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लास 11th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है और क्लास 9th में भी ग्रेविटेशन पढ़ना है, आप पढ़े ही होंगे क्योंकि आप 12th में हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो मास और मास के बीच लगता है, और जो होता है Gm1m2/r²। तो चलिए ये भी आप समझ ही गए। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मास पॉजिटिव होता है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। लेकिन चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए जो ये होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स वो अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का। लास्ट देखिए 6 नंबर, ए चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज पोजेस सम मास। कोई सा बॉडी है और वो चार्ज बॉडी है, और मान लिए उस बॉडी पे जो है ना चार्ज कौन सा है? मान लिए निगेटिव चार्ज है। तो भाई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज किसी ना किसी बॉडी से आया हो, और चार्ज के पास क्या होता है? मास होता है। तो जहां पे चार्ज है क्या वहां मास एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वही लिखा गया ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पोजेस सम मास।
लेकिन यहां आ जाइए, सम क्यों बोला गया, कुछ ही क्यों बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है इसलिए कम बोला गया। अब आ जाइए आप यहां, ए बॉडी पोजेस या पोजेसिंग मास में हैव नॉट एनी नेट चार्ज। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो क्या कोई जरूरी उसके पास चार्ज होगा? जरूरी नहीं, चार्ज उसके पास होगा ही नहीं। अगर कोई बॉडी के पास मास है तो ये जरूरी, सॉरी मिस्टेक हुआ, अगर कोई बॉडी के पास मास है तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास नेट चार्ज होना चाहिए। ये कोई बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी के पास मास नहीं है, आप बिल्कुल है, मास देखो इसके पास है, लेकिन इसके पास चार्ज है क्या? नहीं है। कैसे मालूम? छूते हैं, शौक नहीं लगता है। लेकिन क्या अगर कहीं से हम चार्ज लाएं तो दे सकते हैं इसको? हाँ, कंडक्टर हो दे सकते हैं, इंसुलेटर हो तो भी दे सकते हैं। तो चलिए, तो ये कहानी था किससे कंसर्न? चार्ज और मास से कंसर्न। कुछ डिफरेंस था जिसे एक्सप्लेन भी कर दिया गया ढंग से। आप इसे पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है। खैर, अगर पूछे नहीं पूछे उससे कोई बहस नहीं है, अपने नोट में होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद जो है ना, ये सब होने के बाद कर ही लिए हम लोग। कूलम्ब लॉ पढ़ने से पहले कुछ एक नोट लिखेंगे बोर्ड के ऊपर। हम 2-3 नोट लिखेंगे, 2-3 नोट को हम फिर समझा देंगे। 2-3 नोट जो भी हो हम उसको समझा देंगे, 3 नोट है बेसिकली, और उसको अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा। हाँ, कुछ नोट लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये नोट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आगे की बात को समझने के लिए, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा अपने लिए। जरा ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 1 ये है, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल द चार्ज बॉडी। सही बात है, अगर ये कोई चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। अगर यहाँ माइनस माइनस रहता तब भी क्या होता? रिपल्सन। तो क्या चार्ज बॉडी रिपेल करता है या नहीं? मतलब ये अगर कोई चार्ज बॉडी है तो दूसरे चार्ज बॉडी को क्या करता है? रिपेल भी करता है। और अगर यहाँ माइनस हो, मतलब यहाँ पे अगर माइनस हो, तो ये चार्ज बॉडी जिससे हमने माना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो देखिए, ये दोनों फोटो हम यहाँ बना दिए हैं। यहाँ होगा रिपल्सन और यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर यहाँ माइनस माइनस लेते तो यहाँ माइनस माइनस लेते तो होता रिपल्सन, और फिर अगर हम यहाँ माइनस माइनस लिए तो यहाँ क्या लेते हम लोग? प्लस प्लस, तो क्या होता? अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है तो वो अनचार्ज बॉडी को क्या करता है? बोलेंगे अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिवनेस देखा जाए तो अट्रैक्शन का ज्यादा होता है। इसलिए चार्ज बॉडी के नियर में अगर अनचार्ज बॉडी को रखा जाए तो वहां क्या होगा? अट्रैक्शन। देखिए क्या लिखा गया, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट द वन एंड ऑफ न्यूट्रल बॉडी एंड रिपेल द वन एंड ऑफ न्यूट्रल बॉडी। मतलब इस बॉडी के एक एंड को अट्रैक्ट करता है और दूसरे एंड को रिपेल करता है। हमने कोई एक बॉडी मान लिया, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कोई एक बॉडी मान लिया, वो बॉडी इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। देखिए, जिस अमाउंट पे माइनस उस अमाउंट पे क्या प्लस, इसके पास नेट चार्ज कितना है? 0। अब ये अगर कोई चार्ज बॉडी है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ बेसिकली प्लस चलता नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो गया, किसका? बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी आ गया, तो कमी है तो यहाँ पे क्या दिखेगा? मेजॉरिटी पॉजिटिव। तो यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ क्या है? निगेटिव। तो ये प्लस ये प्लस चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, ये प्लस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का। कूलम्ब फोर्स जो होता है बेसिकली चार्ज और चार्ज के भी जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, और वो होता है K(Q1Q2/R²। देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, देखेंगे आज के क्लास में नहीं। तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। R देखिए यहाँ का कम है, अगर R यहाँ का कम है तो फोर्स यहाँ का ज्यादा होगा। तो ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, जरा देखिए ध्यान से, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स ये लगाया, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स ये लगाया। तो ये बड़ा वेक्टर हम बनाए हैं, लेकिन ये जो है ना वो छोटा वेक्टर बनाया गया। क्यों? क्योंकि
ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण मैग्नीट्यूड सेम है तो कम फोर्स लगेगा। कम लगने के कारण जो नेट अगर देखा जाए इस बॉडी पे नेट इस बॉडी पे, तो एक ये इधर का ज्यादा बड़ा है वेक्टर और इधर का छोटा है, तो नेट किधर इस तरफ, तो ये बॉडी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहां लिखा गया हियर अट्रैक्शन इज मोर एंड रिपल्सन इज लेस। तो फाइनली ये बॉडी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 की तरफ। चार्जिंग फेनोमेना इज एक्सटर्नल फेनोमेना, सो ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्जिंग। मतलब हम कई बार बोले केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है किस फेनोमेना में, चार्जिंग के फेनोमेना में। तो वही चीज लिखा गया प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। पर ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पे न्यूक्लियर फोर्स लगने के कारण न्यूक्लियस में जो फोर्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस मास ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी क्या है, बी। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, मान लिया हम रवि किए, तो यहां ए से निकल के कहां गया, बी पे। देखिए इलेक्ट्रॉन गया, जाने का डायरेक्शन है ये। तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इस बॉडी बी पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब जरा देखिए ये बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां लिखे हैं पॉजिटिव बॉडी, यहां देखिए ये साइन है लेस का, मतलब ये कम है किससे, न्यूट्रल बॉडी से। इसके पास जो मास था उससे अब का मास जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो घट गया, वही आएगा। ये है न्यूट्रल बॉडी। अब ये कौन सा है, निगेटिवली बॉडी, ये वाला, तो इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मास बढ़ गया, तो वही लिखा गया। एरो देखिए इस तरफ है, ऑर्डर ऑफ मास, मतलब इसका कम, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा। तो याद रखिए कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, तो उसका मास घटेगा, अभी दिखा भी दिए, कल के क्लास में बोले भी थे। और जिस पे जाता है इलेक्ट्रॉन उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सारा पॉइंट, ये सारा नोट आप जरूर याद रखिएगा, जिससे आगे की बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को समझाया जाएगा, फिर उससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर आप कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। देखने के लिए थैंक यू।